तीसरी कौन। पलंग के सामने वाली खिड़की से बारिश में भीगी ठंडी हवाओं ने काजल को पैर चादर में करने को मजबूर कर दिया। वह पत्रिका में एक कहानी पढ़ रही थी। इस सुहावने मौसम में बिस्तर में दुबक कर कहानी का आनंद उठाना चाह रही थी, पर खिड़की से आती ठंडी हवा के कारण चादर से मुंह ढक कर लेट गई। मन ही मन कहानी के रस में डूबने उतरने लगी। तभी कमरे में किसी की आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। चुड़ियों की खनक से वह समझ गई कि ये अंजू दीदी हैं। वह मन ही मन मुस्कुराई कि वे मुझे गोलू समझेंगी, उसी के बिस्तर पर जो लेटी हूँ। मगर अंजू अपने कमरे की साफ सफाई में व्यस्त हो गईं। यह एक बड़ा हॉल था, जिसके एक हिस्से में अंजू ने अपना बेड व दूसरे सिरे पर गोलू का बेड लगा रखा है। बीच में सोफे डालकर टीवी देखने की व्यवस्था कर रखी है। लाओ, यह कपड़ा मुझे दो, मैं तुमसे बेहतर ड्रेसिंग टेबल चमका दूंगा। तुम इस गुलाब को अपने बालों में सजा कर दिखाओ। यह तो मानव की आवाज है, काजल बुदबुदाई। एक क्षण तो उसे लगा कि दोनों मियां बीवी के वार्तालाप के बीच कूद पड़े। फिर दूसरे ही क्षण जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सोच चुपचाप पड़ी रही। उनका वार्तालाप उसके कान में गूंजने लगा। अरे, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। फिक्र न करो, मुझे अपने काम की कीमत वसूलनी भी आती है। आप जाइए न वहां से, कहीं दिन में ही न शुरू हो जाएगा। अरे मान भी जाओ, यह रोमांटिक बारिश देख रही हो। काजल के कान बंद हो चुके थे और आंसू आंखों से निकलकर कनपटियों को जलाने लगे थे। ये मानव कब से इतने रोमांटिक हो गए। चुड़ियों की खनकना और एक उन्मत्त प्रेमी की सांस मानो उसके चारों ओर भंवर सी मंडराने लगी थीं। अब उसके अंदर हिलने डुलने की भी शक्ति शेष न रही थी। कमरे में आया तूफान भले ही थम गया हो, मगर काजल की गृहस्थी की जड़ों को बुरी तरह हिला गया। किसी तरह अपने आप को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते एक नजर उस बेड पर डालना न भूली जिस पर अंजू और मानव कंबल के अंदर एक दूसरे को बाहों में भरे थे। अपने कमरे में आकर काजल ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। क्या अंतर है इस बेडरूम और अंजू दीदी के बेडरूम में। जो मानव इस कमरे में तो शांत और गंभीर बने रहते हैं, और वे उस कमरे में इतने रोमांटिक हो जाते हैं। आज भले ही उसके वैवाहिक जीवन के 15 वर्ष गुजर गए हों, मगर उसने मानव का यह रूप कभी नहीं देखा। आईने के सम्मुख काजल एक बार फिर से अपने चेहरे को जांचने को विवश हो गई थी। मानव और काजल के विवाह के 10 वर्ष बीत जाने पर भी जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपनी शारीरिक कमी को स्वीकारते हुए काजल ने खुद ही मानव को पुनर्विवाह के लिए राजी कर लिया और अपने ताऊजी की बेटी, जो 35 वर्ष की दहलीज पर भी कुंवारी थी, के साथ करवा दिया। अंजू भले ही काजल से 6-7 वर्ष बड़ी थी, मगर विवाह के विषय में पीछे रह गई थी। शुरू के रिश्तों में अंजू मीन मेख ही निकालती रही। 30 पार करते करते रिश्ते आने बंद हो गए, फिर दुहाजू रिश्ते आने लगे, जिनके लिए वह साफ मना कर देती। मगर काजल का लाया प्रस्ताव उसने काफी नानुकर के बाद स्वीकार कर लिया। तीनों जानते थे कि यह दूसरा विवाह गैर कानूनी है। ज्यादातर मामलों में हर जगह पत्नी का नाम काजल ही लिखा जाता, चाहे मौजूद अंजू हो। कुछ जुगाड़ करके अंजू ने दो आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए थे। एक में उसका फोटो पर नाम काजल था और दूसरे में फोटो व नाम भी उसी के। तीनों जानते थे कि कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर उन्हें आज की पड़ी है। फिर साल भर में गोलू भी गोद में आ गया तो सभी कहने लगे कि देखा, अंजू का गठजोड़ तो यहाँ का था, तो पहले कैसे विवाह हो जाता। काजल तो पहले ही इस स्थिति को कुदरत का लेखा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। अब तो गोलू भी 4 वर्ष का हो गया है, तो फिर आज ही उसे क्यों लग रहा है कि वही गलत थी। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उसने कभी अपने और अंजू दीदी के बीच मानव के समय को लेकर न कोई विवाद किया, न ही शारीरिक संबंधों को कोई तवज्जो दी। लेकिन आज मानव का उन्मुक्त व्यवहार उसे कचोट गया। आज लग रहा है वह ठगी गई है, अपनों के ही हाथों। वो कभी मानव से पूछती कि कैसी लग रही हूँ, तो सुनने को मिलता, ठीक। खाना कैसा बना है, ठीक। यह सामान कैसा लगा, ठीक है। इन छोटे छोटे वाक्यों से मानव की बात समाप्त हो जाती। न कभी कोई उपहार, न कोई सरप्राइज और न ही कोई हंसी मजाक।
वह तो मानव के इसी धीर गंभीर रूप से परिचित थी। फिर आज का उन्मुक्त प्रेमी यह नया मुखौटा, ये सब क्या है? वह रात दिन अंजू दीदी कहते नहीं थकती। पूरे घर की जिम्मेदारी अंजू को सौंप गोलू की मां बनकर ही खुश थी। अगर कोई नया घर में आता तो उसे ही दूसरे विवाह का समझता। एक तो कम उम्र, दूसरा कार्यों को जिस निपुणता से अंजू संभालती, उसका मुकाबला तो वह कर ही नहीं सकती थी। लोग कहते दोनों बहनें कितने प्रेम से रहती हैं। रहती भी कैसे नहीं। काजल ने अपने सारे अधिकार जो खुशी खुशी अंजू को सौंप दिए थे, घर की चाबियों से लेकर मानव तक। पर आज उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि वह एक बच्चा गोद भी ले सकती थी। माँ ने कितना समझाया था कि एक दिन तू जरूर पछताएगी काजल, पुनर्विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले अनाथाश्रम से। उसे घर मिल जाएगा और तुझे संतान। जब मानव को कोई इतराज ही नहीं है तो फिर तू यह जिद क्यों कर रही है? सौत तो मिट्टी की भी बुरी लगती है। इस पर काजल कहती कि नहीं माँ, मानव मेरी हर बात मानते हैं, कमी मुझ में है, तो मैं मानव को उसकी संतान से वंचित क्यों रखूं? आज लगता है कि क्या फर्क पड़ जाता यदि गोलू की जगह गोद लिया बच्चा होता तो। घर में सिर्फ 3 प्राणी ही होते और मानव उसके पहलू में सोया करते। आज उसे अंजू से ज्यादा मानव अपराधी लग रहे थे। वे हमेशा उसकी उपेक्षा करते रहे। लोग ठीक ही कहते हैं कि पहली सेवा करने के लिए और दूसरी मेवा खाने के लिए होती है। वह हमेशा 2 मीठे बोल सुनने को तरसती रही। फिर इसे मानव की आदत मानकर चुप्पी साध ली। पर आज यह क्या था? ये उच्छृंखल व्यवहार, ये मीठे मीठे बोल, वह गुलाब का फूल। अंजू दीदी मुझे जो इतना मान देती हैं वह सब नाटक है। मेरे सामने दोनों आपस में ज्यादा बात भी नहीं करते और अपने कमरे में बिछड़े प्रेमी प्रेमिका या फिर कोई नया नवेला जोड़ा। काजल की आंखें रोते रोते सूजने लगी थीं। अंजू दीदी कहते कहते उसकी जबान न थकती थी। वही अंजू आज उसकी अपराधी बन सामने है। उससे उम्र में, तजर्बे में, हर लिहाज से बड़ी थी। उसे समझा सकती थी कि यह दूसरे विवाह का चक्कर छोड़ एक बच्चा गोद ले ले। मेरा विवाह तो 19 वर्ष की कच्ची उम्र में ही हो गया था। मानव 10 साल बड़े थे। एक परिपक्व पुरुष, उनका मेरा क्या जोड़? न तो एक जैसे विचार न ही आचार। सास भी विवाह के साल भर में साथ छोड़ गई। अपनी कच्ची गृहस्थी में जैसा उचित लगा वैसा करती गई। शायद ज्यादा भावुकता भी उचित नहीं होती। अपनी बेरंग जिंदगी के लिए किसे दोषी ठहराए? कौन है उसका अपराधी, मानव, अंजू या वह खुद?